हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका राहुल लर्निंग पॉइंट में। आज की वीडियो में हम शुल्ज मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस मॉडल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो जो देश थे उनको मेन प्रॉब्लम थी कि उनको अपना आर्थिक विकास करना था। तो अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने व्यू दिए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया कि हमें अगर देश का विकास करना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना चाहिए, और कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया कि हमें अगर देश का विकास करना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। लेकिन मोस्टली इकोनॉमिस्ट ने बताया कि क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनमें 75% जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में लगी होती है, इसलिए हमें उनके एग्रीकल्चर को ही डेवलप करना चाहिए। तो उसमें से जो T.W. शिल्स थे उनके विचार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो आज हम उनके विचारों को ध्यान में रखेंगे और उसको हम शुल्ज मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर बोलेंगे। इसमें शुल्ज ने बताया है कि हमें एग्रीकल्चर को किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं जो कि प्रोफेसर T.W. शुल्ज के द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहली है हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जो काफ़ी पुराने समय से वो पुरानी टेक्निक्स यूज़ करते आ रहे हैं और मशीनरी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। प्रोफेसर T.W. शुल्ज ने बताया है कि ऐसी एग्रीकल्चर का जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ अपनी लाइवलीहुड कमाना होता है। इसमें प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता। मतलब जिसमें जो लेबर लगे होते हैं वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ लाइवलीहुड हो गए, मतलब उपजीविका कमाएं, वो इसमें से लाभ कमाना नहीं चाहते। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। इसमें जैसे वो पुराने संद होते हैं, पुराने यंत्र होते हैं जैसे कि हाथ से चलाने वाले मशीन्स वो ही यूज़ करते हैं, और न्यू जो ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी होते हैं वो उसको नहीं यूज़ करते। इससे क्या होता है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है। और जो कुछ भी वो प्रोडक्शन करते हैं वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए ही किया जाता है। सेकंड हमारी आती है मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है कि इस एग्रीकल्चर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है लाभ कमाना। इसमें जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए की जाती है। कंजप्शन भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मेन मोटिव है उनका जो वो लाभ कमाना है। इसमें न्यू टेक्निक्स की यूज़ किए जाते हैं और मशीनरी भी, ट्रैक्टर हल सब कुछ यूज़ किया जाता है, और न्यू केमिकल फर्टिलाइज़र वो भी यूज़ किए जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो लाभ होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रोडक्शन किया जाता है। थर्ड हमारी आती है ट्रांजिशनल एग्रीकल्चर। प्रोफेसर शुल्स के मुताबिक फर्स्ट स्टेज और सेकंड लास्ट स्टेज, मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर के बीच की जो स्टेज होती है उसको हम ट्रांजिशनल एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे इस स्टेज में क्या होता है कि जब एग्रीकल्चर पूरी तरह मॉडर्न नहीं होती, लेकिन वो अभी ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ चलनी स्टार्ट होती है। मतलब कि वो न्यू टेक्निक अभी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो मॉडर्न नहीं हुई। मतलब पहली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर के बीच में जो आता है उसको हम ट्रांजिशनल एग्रीकल्चर बोलते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं जो कैनवेस्ट ने बताई है, उसका जो खंडन किया है। जो इकोनॉमिस्ट थे वो जब भी गांव में उनके देखा कि वहाँ पे जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो सही तरह से काम नहीं करते, वो आलसी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन प्रोफेसर शुल्ज ने बताया कि वहाँ की लेबर है वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो आलसी रहते हैं, लेकिन उन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं उनमें पैसे की या कैपिटल की कमी होती है। इस कारण वहाँ पे जो लेबर है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता। और एक और बात थी जो इकोनॉमिस्ट ने बताई थी कि जो जो लेबर होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर डेवलप्ड कंट्री में, वो अपना जो पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती, लेकिन वो जो फालतू काम होते हैं उन पे खर्च कर देती है, जैसे विवाह शादी पे। तो उसके अगेंस्ट जो है T.W. शुल्ज ने बताया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ पे लेबर अगर वो पैसा इन्वेस्टमेंट भी करती है तो उनको वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तभी वो ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। क्योंकि अगर वो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट भी करेगी तो प्रोडक्शन में बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करती। और वो विवाह शादी की बात है, वो अपने जो दुखों तकलीफ़ों को इसको दूर भगाने के लिए वो इस पैसे का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे इकोनॉमिस्ट ने बताया था, जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे जो है
जो रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, इसलिए वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो कम होता है। लेकिन जो टी.डब्ल्यू. शुल्च ने व्यूज़ दिए हैं उसने कुछ अलग व्यूज़ दिए हैं। उसने बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो जो एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की वो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन ऐसा होता है कि वहाँ पे उनके उनकी जो हो उनके पास इतने मीन्स प्रोडक्शन तो नहीं होते, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, तभी वो वहाँ पे जो प्रोडक्शन कम होता है। इसके लिए वो दो अध्ययन करता है, एक अध्ययन का एग्जांपल लेता है। एक तो एग्जांपल है प्रोफेसर सोल टैक के द्वारा किया हुआ, जो कि उसने पंजाचल कबीले में अध्ययन किया था। जब सोल टैक्स ने पंजाचल कबीले में के गांव में जाकर अध्ययन किया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो लोग थे उनके पास ना तो कोई फैक्ट्रीज थी, ना उनके पास कोई मशीन्स थी। वो फिर भी लेकिन वो अपने जो साधन थे उनके पास वो बड़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। वो जो इनपुट्स थे उनको वो लो प्राइसेस पर ख़रीदना चाहते थे, और जो अपना आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको महंगे से महंगे दाम पर बेचना चाहते थे। मतलब कि उनमें जो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करते थे, लेकिन उनके पास इतने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं थे, तभी उनका जो प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब उसने वो वही जाकर 20 साल बाद फिर से अध्ययन किया, तो उसने जाकर देखा कि उसको वहाँ के कबीले में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया। वो उसी तरीके से काम कर रहे थे जैसे वो आज से 20 साल पहले कर रहे थे। मतलब कि उनके जो देखा जाए तो रिसोर्स एलोकेशन बहुत बढ़िया थी, और लेकिन फिर उनका प्रोडक्शन कम था जहाँ भी। इसी तरह का बिल्कुल सेम अध्ययन किया है वो डेविड हॉपर ने किया है, जो कि यूपी के एक गांव सोनपुर का है। उसमें भी उसने जाके देखा था कि उनके कबीले के पास कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने इनपुट्स को लो प्राइसेस पर ख़रीदते हैं और आउटपुट्स को महंगे दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं। और जो है आपस में उनका कंपटीशन भी होता है, जिस तरह की परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक दूसरे से जो मुकाबला चलता है। मतलब कि इसमें रिसोर्स एलोकेशन बहुत बढ़िया होती है। लेकिन और ये उस प्रोफेसर टी.डब्ल्यू. शुल्ज ने इसको उसने बताया है पुअर बट एफिशिएंट हाइपोथेसिस का नाम दिया है। इसके बाद बताया है जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में अपने व्यू दिए हैं। मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें लगभग 25% है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, मतलब छुपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है। छुपी हुई बेरोज़गारी को हम पहले समझाते हैं क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक एकड़ का एक खेत है, वहाँ पे 5 लेबर काम कर रहे हैं, तो इससे जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारा 100 टन का या 100 क्विंटल मान लेते हैं, 100 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और लेबर लगा देते हैं, मतलब लेबर की संख्या 5 से 6 हो जाती है। तो इसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो फिर से 100 क्विंटल ही रहता है। मतलब कि जो 6 लेबर लगाया उसने तो कोई काम ही नहीं किया, वो तो देखने को काम कर रहा है, लेकिन उसने प्रोडक्शन में उसका योगदान है वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि जो 6वां लेबर हमने लगाया है वो छिपा हुआ बेरोज़गार है, इसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और जो इकोनॉमिस्ट ने बताया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 25% जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। लेकिन जो टी.डब्ल्यू. शुल्ज है उसने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर होती है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम तो ज़रूर होती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। इसके लिए वो दो अध्ययन बताया। एक तो यूएनओ की रिपोर्ट थी जो 1956 में दी थी, उसमें जो था वो छुपी हुई बेरोज़गारी को खंडन किया गया था। और सेकंड था इन 1918 में जो हुआ था, एक इंडिया में एक बीमारी फैल गई थी जिसे हैज़ा बोलते हैं। उससे क्या हुआ था कि हमारे देश की 8% तक जनसंख्या थी उनकी डेथ हो गई थी। जब 8% जनसंख्या से डेथ हुई तो उससे क्या हुआ था, हमारी जो 3.4% है एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कम हो गया था। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्शन में कमी आई थी, मतलब वहाँ पे छुपी हुई बेरोज़गारी नहीं पाई जाती। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को हटाते हैं तो वहाँ पे से भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। और ऐसा है मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी लो तो है बस ज़ीरो नहीं होती, ऐसा हमें टी.डब्ल्यू. शुल्ज ने बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर का मतलब है कि हमें जो एग्रीकल्चर है वो हमें किस तरीके से चेंज करनी है। जो हमारी पहले जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न एग्रीकल्चर में चेंज करना है तो कैसे किया जाए। इसके लिए वो दो अप्रोचेस देता है। एक तो उसने बोला है कमांड अप्रोच, और दूसरी को बोला है उसने मार्केट अप्रोच।
जो कमांड अप्रोच है उसको उसने बोला है हुक्म विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो सारे फैसले लेती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लेबर हैं उनको कितना प्रोडक्शन करना है और कौन किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, सब कुछ वो जो गवर्नमेंट है वो किसानों को पहले बता देती है। इससे क्या होता है कि किसान को जो भी बोला जाता है वो उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इसको वो कमांड अप्रोच का नाम दिया है। इसके जो सेकंड है वो है मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच में है जो सब कुछ लेबर पे छोड़ दिया जाता है कि वो कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको कोई भी उन पर रोक टोक नहीं होती। इसमें सिर्फ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंड्यूसमेंट देती है, मतलब कि उनको सपोर्ट देती है थोड़ा बहुत, कि उनको प्राइस सपोर्ट पॉलिसी से दे सकती है, जो इनपुट्स है वो उनको सस्ते दाम पे दे सकती है, लेकिन वो उन पर कोई कंट्रोल नहीं रखती कि वो कितना प्रोडक्शन करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। अपनी मर्ज़ी से वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वो सेल कर सकते हैं। जो TW शुल्ज़ ने उसने दो अप्रोचेस बताई हैं, लेकिन उसने बताया है कि जो मार्केट अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि इसमें जो जो लेबर होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो स्वतंत्र होती है, वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकती है और वो अपने दिमाग से जो भी उसको पसंद आए वो टेक्निक यूज़ कर सकती हैं और अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्शन कर सकती हैं। दूसरी तरफ अगर कमांड अप्रोच की बात करें तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लेबर होते हैं वो एक तरह से बांधे जाते हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। तो अगर पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे तो वो प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, इसलिए उसने बताया कि जो मार्केट अप्रोच है उसी से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई ऑफ इनपुट्स। अब जो TW शुल्ज़ है उसने बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें इनपुट्स है वो लेबर को देने चाहिए, उसको इनपुट्स है वो लेबर को सस्ती दाम पे उपलब्ध करवाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो इसको यूज़ करेंगे तभी देश में प्रोडक्शन होगा। उसने बताया कि देश में रिसर्च सेंटर खोले जाने चाहिए, जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई है। ये रिसर्च सेंटर है जो वो बीजों की शोध कर सकते हैं, इसमें जो कुछ चेंज कर सकते हैं और जो कि अपने देश के मुताबिक हो। शुल्ज़ ने बताया है कि हमें जो प्रोडक्शन के लिए बाहर से बीज मंगवाते हैं वो ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की हालतों के मुताबिक ना हो, इसलिए देश को अपनी रिसर्च सेंटर खोलने चाहिए, उसमें सोयल टेस्टिंग वगैरह सारे रिसर्च करना चाहिए और वो फिर सब कुछ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लेबर को देना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम डिमांड फॉर इनपुट। अगर आपने सप्लाई भी कर ली हम इनपुट्स की, अब जब तक डिमांड नहीं होगी इनपुट्स की तब उसका क्या फ़ायदा। इसलिए जो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उनको लेबर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और जो नए तरीके हैं उसको यूज़ करने का मेथड सिखाने चाहिए। और दूसरी तरह से जो हमारे देश में जो जैसे वो कह सकते हैं विशेषज्ञ होते हैं उनको बाहर भेजना चाहिए जो कि रिसर्च करें, वहाँ से रिसर्च करके आएँ और हमारे देश के किसानों को उसके बारे में बताएं। और सेकंड मेथड हो सकता है कि वो बाहर से भी विशेषज्ञ मंगवा सकते हैं जो कि एग्जीबिशन वगैरह लगाकर हमारे देश के लेबर को वो क्या कहते हैं लेबर को उसके बारे में बताएं। तो इस तरह वो उनकी जब वो नई टेक्निक्स को यूज़ करना सीख जाएंगे तो अपने आप उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी और वो नए न्यू इनपुट्स की डिमांड करेंगे। अब सप्लाई भी हो गई, डिमांड भी हो गई, तब जब सप्लाई और डिमांड आपस में करेंगे तो हमारे देश में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद जो TW शुल्ज़ ने बताया है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है तो जो लेबर है वो स्किल्ड होनी चाहिए। उसको स्किल्ड करने के लिए जैसे पहले बताया हमने कि जो विशेषज्ञ हैं वो उनकी सेवाएं काफ़ी मददगार कर सकती हैं। बाहर से हमें विशेषज्ञ मंगवाने चाहिए जो कि हमारे देश के लेबर को ट्रेनिंग दे सकें, और हमारे देश इससे उल्ट हमें हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के जो विशेषज्ञ हैं उनको बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए भेजना चाहिए, जो आकर हमारे देश के किसानों को इस टेक्निक के बारे में जानकारी दे सकें। तो ये हमारा था मॉडल ऑफ TW शुल्ज़ मॉडल था। इसमें उसने ये बताया कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो किस तरह से हम इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसने इसमें जो कमांड अप्रोच और मार्केट अप्रोच में से मार्केट अप्रोच को बेस्ट बताया है कि देश के जो किसान हैं उनको पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। भी किसी चीज़ का वो प्रोडक्शन करें, रेट उनका फिक्स होना, रेट वो अपने आप सेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ उसमें एक जैसे प्राइस सपोर्ट पॉलिसी है वो यूज़ करके उनको इंड्यूसमेंट देना चाहिए। अब लास्ट में हम इसकी
क्रिटिकल एवेल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। जो TW शुल्ज ने बताया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती, मतलब छुपी हुई बेरोज़गारी पाई नहीं जाती। लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट इस बात से सहमत नहीं है। वो बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें जो 25% तक जो है वो छुपी हुई बेरोज़गारी पाई जाती है। सेकंड है कमांड अप्रोच इज़ बेटर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। शुल्ज ने बताया था कि जो हमें जो अप्रोच है वो मार्केट अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। दो अप्रोचेस बताई थी, कमांड अप्रोच एक बताई थी मार्केट अप्रोच। उसने मार्केट अप्रोच को बेस्ट बताया था। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात से सहमत नहीं है। उसने बताया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें उसको जो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को अपने हाथ में सब प्रोडक्शन लेना चाहिए, और उसको वो कमांड अप्रोच को अच्छा बोलता है कि स्टार्टिंग में तो कमांड अप्रोच से ही जो है प्रोडक्शन में वृद्धि की जा सकती है। तो ये था हमारा आज की थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।